जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर। इसमें पहला हेडिंग आपका है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं कि इसमें 3 मेथड होता है कि पहला होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, दूसरे होता है कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, और तीसरा होता है कैपेसिटर मोटर मतलब जिसमें कैपेसिटर परमानेंट कनेक्ट रहता है। ठीक है, पहले हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें धारा IS जैसा कि आप जानते हैं IS जो स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है उसमें बहने वाली धारा होती है ये। ठीक है, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है, तथा IM में आवश्यक फेज अंतर मतलब IS तथा IM में मतलब दोनों करंटों के बीच में फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में, देखिए इसकी श्रेणी में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे दिया गया कि श्रेणी में एक संधारित्र लगाया जाता है। संधारित्र को ही आप लोग कैपेसिटर बोलते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखा दिया गया है। ठीक है, आप लोग इस फिगर बनाएंगे, पेपर को आप लोग अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, इन मोटर में प्रयोग किया जाने वाला संधारित्र प्रायः अपघटनी प्रारूपी मतलब इलेक्ट्रोलाइट टाइप होता है। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट से जो कैपेसिटर लाते हैं गोल दिखाई दिया होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लगने वाला संधारित्र बहुत लघु ड्यूटी मतलब शॉर्ट ड्यूटी के लिए डिजाइन किया जाता है तथा इसका एक पीरियड 3 सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब मोटर अपनी पूर्ण लोड गति 75% गति प्राप्त कर लेती है तो अपकेंद्री स्विच जो यहाँ पे देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, इससे दिखाया गया है से क्या दिया गया अपकेंद्री स्विच एस ओपन हो जाता है मतलब जब स्पीड आपकी जब 75% जब आपकी पहुंच जाती है रोटर की तब ये ऑटोमेटिक आपका ये जो आपका ये वाली स्विच है सेंट्रीफ्यूगल स्विच वो आपकी ओपन हो जाती है। जैसे कि आपके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को ये सब अच्छे से समझा दिए थे। यदि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वर्किंग थोड़ी आपको उसमें समझा दिए हैं। ठीक है, जैसा कि इस फिगर ये वाला फिगर में दिखाया गया कि जो IM करंट है मतलब जो मेन वाइंडिंग वाली करंट है B से लैग कर रहा है और जो IS है B से क्या कर रहा है लीड कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या कनेक्ट है कैपेसिटर कनेक्ट है। जब जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है मतलब लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब जो वोल्टेज से करंट क्या करता है लीड करता है। इसमें देखिए आपका ये लीड कर रहा है। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया कि मुख्य कुंडलन द्वारा ली गई धारा IM सप्लाई वोल्टेज V से काफ़ी बड़े एंगल से पश्चिगामी है जबकि प्रारंभिक कुंडलन धारा ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा द्वारा मतलब प्रारंभिक कुंडली द्वारा ली गई धारा IS सप्लाई से कुछ एंगल से अग्रगामी मतलब लीड कर रहा है। IM तथा IS धारा एक दूसरे से लगभग 80 डिग्री एंगल पर है। इससे अंडर 90 डिग्री डेल का मान जो होता है अंडर 90 डिग्री मतलब अप्रॉक्सीमेट आपके 80 डिग्री तक रहता है कोण पर। इसकी पावर ऐसे मतलब कैपेसिटर वाला मोटर का यूज कहाँ करते हैं ये देख लीजिए 1/4 आस पार 1/4 अप्रॉक्सीमेट 110 वाट तक के मोटर में ये यूज किया जाता है ऐसे स्टार्टिंग मेथड। ठीक है, 50 हर्ट्ज मोटर्स के लिए यूज किया जाता है। जबकि स्प्लिट फेज मोटर में दोनों धाराओं में लगभग 30 एंगल कोण प्राप्त होती है, जिसमें यदि ये कैपेसिटर नहीं लगा रहता है उसमें कितनी डिग्री प्राप्त होती है जिसकी पिछले वाले वीडियो में बनाया था उसमें 30 डिग्री प्राप्त होती है, लेकिन जब कैपेसिटर लगा देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है 80 डिग्री प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आपको पिछले वाले में फार्मूला बताया था, देखिए पिछला वाला फार्मूला आपको देखिए शायद होगा, पिछला वाला फार्मूला कहाँ, ये फार्मूला ये आपको कल वाला फार्मूला पढ़ाए थे। इसमें क्या होता है साइन अल्फा है, जो अल्फा वहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे हम डेल्टा दिखा दिए हैं। डेल मान ले चाहे कभी कभी अल्फा मान लिया जाता है, डेल्टा मान लीजिए आप मान लें। ठीक है, ये यदि 90 डिग्री जानते हैं कि जब साइन का मान अधिक होता है तो ये मान जैसे साइन 0 का मान 0 हो जाता है तो मतलब 90 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो मान बढ़ता जाता है। जैसे 0 है फिर 45 पे 1/√2 हो जाता है, फिर 60 क्या होता है √3/2 हो जाता है, फिर 90 पे 1 हो जाता है मतलब 90 साइड जा रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है मतलब 80 डिग्री पर हो जा रही है। तो इसके पहले का बच्चा देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 30 डिग्री बस फेज एंगल इसके बीच में दोनों के जो अल्फा का मान है 30 डिग्री होता है, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा का मान चाहे जो ये डेल माने हैं 90 डिग्री मतलब अप्रॉक्सीमेट 80 डिग्री तक पहुँच गया है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से टॉर्क क्या होता है ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, और यदि कैपेसिटर ना लगा होता तो ये स्टार्टिंग टैग यहाँ से रहती है जो घूम नहीं पाती है, लेकिन ये घूमने के बाद जब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच यस वाली है ओपन हो जाती है
तो ओपन हो जाती है, तो इसकी ये रनिंग वाला कंडीशन ये आपका ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, ग्राफ अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला आपका ये ग्राफ यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक है कि कैपेसिटर चाहे इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। दोनों की रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन दोनों की वाइंडिंग की सेम रहती है। ठीक है, जिसमें लिखा गया यहाँ पे नोट में देख लीजिए, इन दिस मोटर बोथ वाइंडिंग, मतलब मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर सेम, मतलब दोनों वाइंडिंग या इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इसका रिएक्टेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं। या तो कैपेसिटर इसमें लगा दें चाहे इसमें लगा दें। यदि इसमें कैपेसिटर लगाएंगे तो ये आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कही जाएगी, तब ये इसको मेन वाइंडिंग कहेंगे। हम जिसमें सेंट्रीफ्यूगल और ये कैपेसिटर लगाए उससे क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। इतना बात ये इससे समझ में आ गया होगा आप लोग को, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सा है, और आगे देखते हैं कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, जिसमें कैपेसिटर लगा रहता है, निकलता नहीं है। अब देखिए अब सेकेंड देखते हैं कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। हम इसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा रहता है। जैसे आपके सीलिंग फैन है तो उसमें क्या होता है, इसी फैन का यूज करते हैं, मतलब इसी टाइप का मोटर यूज करते हैं सीलिंग फैन में आपके। ये देखिए यह स्प्लिट फेज मोटर का दूसरा प्रारूप है, मतलब इसमें क्या होता है, स्प्लिट फेज वाले जो होता है उसी का सेकंड मतलब मॉडिफाई वर्जन है, ऐसे कर सकते हैं। इन मोटरों में भी दो कुंडलन होती है, एक कुंडलन दो कुंडलन, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या होती है, कुंडलित होती है। मतलब इनसे एक 90 डिग्री, जैसे पिछले वाले में दिखाया गया था, ये वाला कहा गया, इसमें कहा गया है कि देखिए ये वाला चीज़ है, कहा गया कि 90 डिग्री पर क्या होता है, कुंडलित होता है। मतलब इस तरह और इस तरह 90 डिग्री दिखा रहा है, तो 90 डिग्री पर मतलब इलेक्ट्रिकल पर मतलब ये आपका लगाया जाता है इस प्रकार से। दोनों कुंडलन एक समान फेज की विद्युत रोधी तार की होती है, मतलब दोनों की इसकी रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस इसमें भी क्या होता है, सेम होता है। फेज स्प्लिटिंग के लिए कुंडलन के श्रेणी में, ठीक है, फेज स्प्लिटिंग के लिए कुंडलन के श्रेणी में एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है, मतलब कुंडलन के श्रेणी में एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है। और जिसमें संधारित्र जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक या सहायक कुंडलन कहते हैं। अभी आपको बताएं, जिसमें कैपेसिटर या सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है उससे हम क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी को हिंदी में बोलते हैं सहायक वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लगता है, इसके सीरीज में एक कुंडली लगा है, तो दूसरी कुंडलन को मुख्य कुंडलन कहते थे, इस कुंडलन को क्या कहते हैं, मुख्य कुंडलन कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। ये दोनों कुंडलों को आपस में समांतर जोड़कर, मतलब दोनों देखिए कुल मिला के समांतर, इस पॉइंट पे इस पॉइंट मिलके समांतर जोड़कर एक फेज सप्लाई मतलब सिंगल फेज सप्लाई के पार्ट्स में जोड़ दिया जाता है। तो संधारित्र वाली कुंडलन की, जिसे संधारित्र वाली कुंडलन की धारा मुख्य कुंडलन धारा से 90 डिग्री लीड करती है, मतलब इसकी धारा इस वाली करंट से क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, जिसके कारण मोटर के स्टेटर पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जानते हैं कि जब 2 फेज आ जाता है तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है तथा इस चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से प्रेरित होकर मोटर का पिंजरा मतलब केज रोटर घूमने लगता है। इस मोटर में दोनों कुंडलन अंत तक जुड़ी रहती है, मतलब इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता, ये दोनों कुंडली तक जुड़ी रहती है। जैसे आपका फैन देखे होंगे सीलिंग फैन, उसमें कैपेसिटर लगा देते हैं तो आप क्या करते हैं, वो हमेशा जुड़ा रहता है, उसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। ठीक है, इसका देखिए यूज कहाँ करते हैं, इन मोटरों का उपयोग पंखे की मोटर इत्यादि में किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ये सीलिंग फैन के लिए यूज किया जाता है। इन मोटर कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का यूज इसमें किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर थर्ड वाला आपका है। देखिए इस विधि में मुख्य कुंडलन मेन वाइंडिंग तथा प्रारंभिक कुंडल दोनों की स्थितियाँ स्टार्ट तथा अगतिशील स्थिति में संयुक्त रूप से जुड़ी रहती है, मतलब ये इसकी भी वाइंडिंग और इसकी वाइंडिंग हमेशा सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ी रहती है। ठीक है, देखिए बड़े संधारित्र C2 की श्रेणी में एक अपकेंद्री स्विच लगा रहता है। ये जो आपका यस दिखाई दे रहा है, ये आपका अपकेंद्री स्विच लगा रहता है। ठीक है, और कहा गया है कि इस कैपेसिटर को C1 के पैरेलल जोड़ के जो प्राप्त टर्मिनल होता है, ठीक है, देखिए क्या गया है, इसको संधारित्र C1 के समांतर जोड़कर प्राप्त टर्मिनल को मेन वाइंडिंग के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। मेन वाइंडिंग के पैरेलल में जोड़ देता है, इसको इस पर जोड़ के इसके मेन वाइंडिंग के पैरेलल में जोड़ दिया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों कैपेसिटर कार्य करते हैं, मतलब स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल भी स्विच इससे कनेक्ट रहता है। लेकिन जब मोटर 75% मोटर की जो रोटर होती है उसकी स्पीड पहुंच जाती है तो बड़ा संधारित्र C2 परिपथ से अलग हो जाता है, मतलब ये एस स्विच ओपन हो जाता है। तो इससे क्या मतलब, जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं निकल जाएगा, अलग हो जाता है।
छोटे संधारित्र C1 अस्थायी रूप से संयोजित रहता है, मतलब ये C1 हमेशा कनेक्ट रहता है। इस पर आपका ये देखिए बन जाएगा, ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा। और इसका देखिए कुछ और देख लेते हैं। जब देखिए जब दोनों कनेक्ट रहता है तो अल्फ़ा का मान, ये जो अल्फ़ा माने हैं तो पिछले डेल्टा माने जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए IM तो हमेशा पीछे रहेगा क्योंकि मेन वाइंडिंग है, तो ये आप जानते हैं इंडक्टिव है तो लैगिंग करेगा, तो लैग कर रहा है। और ये कैपेसिटी है तो ये कैपेसिटर में जिसमें जुड़ा है तो ये आपका लीड करेगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तो ऐड होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहता है तो क्या होता है 1/, करके ऐड होता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो ऐड होता है नहीं, कैपेसिटर पैरेलल में रहता है तो क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है ना। देखिए आपका ये किस में है, पैरेलल में है। इस पर ये दोनों ऐड होके रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जा रहा है तो ये वाली करंट इससे थोड़ी मतलब वोल्टेज से ज़्यादा लीड करेगी, तो ये इसका जो अल्फा का मान 90 डिग्री से एबव होगा, मतलब ये दोनों बोथ कंडीशन में आपका ऐड हो जाएगा। ये आपका इस पर बन जाएगा, अल्फा का मान ज़्यादा आ रहा है तो इस पर टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब देखिए जब केवल जब C1 कनेक्ट है, ठीक है, जब C1 कनेक्ट है तो केवल बस ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच में ऐसा करेगा कि 90 डिग्री बन जाए आपका, ठीक है। इसका टॉर्क स्लिप डायग्राम ये इस पर हो जाता है जब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट हो तो इस पर जाएगा। जब ओनली C1 कनेक्ट है तो देखिए प्रत्येक ग्राफ में देखिए आपको इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें देखिए कुछ ऊपर से स्टार्ट किया गया है क्योंकि इसमें C1 ऑलरेडी हमेशा कनेक्ट रहता है, तो इस पर आपका कनेक्ट रहेगा और इस पर आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल तीनों कैपेसिटर स्टार्टिंग तीनों हो गया, स्टार्ट वाला हो गया और स्टार्टर रन हो गया और एक अस्थाई वाला हो गया, ये बोथ वाला दोनों वाला हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा शेडेड पोल, जो शेडेड पोल आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपको डबल रिवॉल्विंग फील्ड वाली थ्योरी जो है वो पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।